गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में अपन ने पढ़ा था एचआरएम का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचआरएम, मीन एंड डेफिनेशन। आज का अपना टॉपिक है एरियाज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन का क्षेत्र या कार्य। लेट्स स्टार्ट। एचआरएम का क्षेत्र या कार्य। एरियाज या फंक्शंस ऑफ एचआरएम, मानव संसाधन का, मानव संसाधन प्रबंधन का क्षेत्र या कार्य। तो एचआरएम के जो कार्य हैं या एचआरएम का जो क्षेत्र है उसको विद्यार्थियों के अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो डिवाइडेशन किया गया है उसमें दिए गए हैं प्राइमरी फंक्शंस या प्राइमरी एरियाज, प्राथमिक क्षेत्र या प्राथमिक कार्य, और दूसरा जो लिया गया है उसको लिया गया है परिचालन या विभागीय कार्य, ऑपरेशनल या डिपार्टमेंटल फंक्शंस या ऑपरेशनल या डिपार्टमेंटल एरियाज। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो प्राथमिक या जो प्रबंधकीय कार्य है वो कौन कौन से हैं, और जो सेकंड पार्ट है परिचालन या विभागीय कार्य है वो कौन से हैं। तो बोर्ड पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। प्राथमिक या प्रबंधकीय कार्य, प्राइमरी या मैनेजरियल फंक्शन, प्राइमरी या मैनेजरियल फंक्शंस। अब ये जो है ऐसा नाम से ही डिस्प्ले हो रहा है, प्राइमरी प्राथमिक जो फंडामेंटल है, जरूरी है, इनके बिना काम ही नहीं चल सकता, जो करने बहुत जरूरी है, इनके ऊपर ये बिल्कुल आधारित है। या प्रबंधकीय कार्य जो मैनेजरियल, जो मैनेजमेंट करने के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं वो ही यहाँ पे एचआरएम के मोस्ट फंक्शंस में आ रहे हैं और पहले जो भाग है उसके अंदर दिए गए हैं। तो पहला जो है अपना, जैसे हमने पहले पढ़ा है, मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शंस होते हैं वो ही यहाँ पे उसके प्रबंधक ये या प्राथमिक कार्य की श्रेणी में रखे गए हैं। देखिए पहला है 1.a नियोजन, प्लानिंग। 1.b संगठन, ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन। 1.c निर्देशन, डायरेक्शन। 1.d नियंत्रण, कंट्रोल। यहाँ इसमें ये 4 जो फंक्शंस हैं जो वैसे मेनली मैनेजमेंट के भी फंडामेंटल फंक्शंस में आते हैं उनको मेंशन किया गया है। पहला लिखा गया है नियोजन, यानी जब भी किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो बिना योजनाबद्ध तरीके से किया गया काम हर जगह और सर्वथा गलती साबित होता है, इसलिए योजनाबद्ध रूप से कोई भी काम की शुरुआत करनी चाहिए। तो यहाँ पे नियोजन जरूरी है। संगठन, कि जो भी काम अपन करेंगे वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत करते हैं, इसलिए बिना ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के आप कहीं पे कोई भी कार्य नहीं कर सकते, इसलिए जरूरी है
कि आप ऑर्गेनाइजेशन का जो भी स्ट्रक्चर आपने तैयार किया है वो आपके अनुकूल हो, सही हो और आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो, ऐसा संगठन आपने तैयार किया हो। तीसरा लिखा है निर्देशन, डायरेक्शन। बिना दिशा निर्देश के किसी भी काम की सही तरीके से कार्यकुशलता और उसे संचालित करना अपने आप में गलत होता है। इसलिए किसी भी कार्य को अगर सही ढंग से विद्वतापूर्वक और प्रभावशाली ढंग से पूर्ण करना है और लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो आपको उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है जो निर्देशन के कार्य में आता है। और अंतिम ये है नियंत्रण कि आपने जो भी कुछ स्टार्टअप किया है वो कहाँ तक आप पहुँच पाए, कितना वेरिएशन रहा, कितनी चूक हुई, कितनी भूल हुई, कितना आपने स्टैंडर्ड लिया था यानी कितना आपने प्रभाव लिया था, कितना आपने एक्चुअल में हासिल किया है, वास्तविकता में आपको कितना मिला है, क्या मिला है, उन सबके बीच का जो स्थिति है उसको जानने के लिए और आपने जो किया वो सही किया है गलत किया वो जानने के लिए नियंत्रण अति आवश्यक है। तो ये जो सामने बोर्ड का डिस्प्ले है मेनली 4 फंक्शंस हैं जो पहले पार्ट में दिए गए हैं जिसको नाम दिया गया है प्राथमिक या प्रबंधकीय कार्य। अपर टेक्स्ट का सेकंड पार्ट बी परिचालन या विभागीय कार्य। अब परिचालन या विभागीय कार्य ऑपरेशनल या डिपार्टमेंटल फंक्शंस। इसमें जैसे नाम से डिस्प्ले है परिचालन या विभागीय कार्य, जो चीज आपने प्राथमिक या प्रबंधकीय कार्यों में निर्धारित की है, जो बनाया है आपने स्टैंडर्ड प्रमाण, जो नीतियां आपने बनाई हैं उनको वास्तविक धरातल के ऊपर लाने की जब बारी आती है तो अपना ये सेकंड पार्ट काम आता है परिचालन या विभागीय कार्य। इसके अंदर सबसे पहला है HR की नियुक्ति, चयन, प्रशिक्षण, विकास। HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। दूसरा आता है इसमें समाजीकरण, सोशलिज्म। सोशलिज्म में आता है कि जो कर्मचारी आपके यहाँ पे नया आया है, जिसकी नियुक्ति हुई है, जिसका सिलेक्शन आपने किया है, जिसको आपने प्रशिक्षण दे दिया है और जो आपके अनुकूल तैयार है, वो अब आपके नए वातावरण में आने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो उसको नए वातावरण में जो भी समाज में मिल रहा है, नई संस्था में जहाँ पे उसने ज्वाइन किया है, उसके साथ में उनका एक तरीके से कोऑर्डिनेशन करवाना, उसको बोलते हैं समाजीकरण यानी कि अनुकूलन। यानी कि दोनों जो कैंडिडेट हैं, जो नए हैं और पुराने, उनके बीच में एक आपसी समन्वय हो ताकि कार्य सुचारू रूप से निर्बाध रूप से संपादित किया जा सके। अगला पॉइंट है प्रशिक्षण व विकास। जैसा कि पहले पॉइंट में मैंने लिख दिया है, चयन, नियुक्ति, भर्ती, प्रशिक्षण व विकास एक साथ ही लिख दिया है। उसके बाद में अगला है निष्पादन मूल्यांकन। निष्पादन मूल्यांकन इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। निष्पादन मूल्यांकन का मतलब है कि जो आपने किया है, जितना आपने परफॉर्म किया है, उसका मूल्यांकन करना। जैसे कि आपने 100 यूनिट का टारगेट लिया था और वास्तविकता में आपने
जो आपका मेजरमेंट है टाइम का, उसमें आपने 95 मिनट बनाई, तो आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल ये कहता है कि आपने 95% काम अपना पूरा किया है, 5% आपका वर्क जो अभी बाकी है। तो निष्पादन मूल्यांकन में काम जो आपने किया है, आपकी जो परफॉर्मेंस, उसका मूल्यांकन किया जाता है। अगला बिंदु है अपना पदोन्नति, पदोन्नति, स्थानांतरण और पृथक्करण। ये है प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफर और सेपरेशन। या रिस्टार्ट कर देना। पदोन्नति में अगर आपने जो काम आपको दिया गया है वो बहुत अच्छे ढंग से किया है, टाइमली किया है, अच्छा किया है, टारगेट से ऊपर किया है, तो आपका प्रमोशन होता है। इसका उल्टा पदोन्नति, यदि आपने जो काम दिया है उसको पूरा नहीं किया किसी भी कारणवश और लगातार आपने वो गलती दोहराई है, तो संस्था क्या करती है, आपका डिमोशन कर देती है, पदोन्नति। उसके बाद में अगर आप लगातार पदोन्नति आपकी हो गई, डिमोशन हो गया, फिर भी आप अपनी जो काम करने की शैली है उसमें कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं लेके आ रहे, तो संस्था क्या करती है, आपको चेंज कर देती है, स्थानांतरित कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। और फिर भी अगर आपने अपनी वर्किंग स्टाइल में कोई डिफरेंस नहीं लिया, तो आपको लास्ट में पृथक कर दिया कि वहाँ से निकाल दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अगला पॉइंट है पारिश्रमिक या क्षतिपूर्ति। पारिश्रमिक या क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन या रेम्यूनरेशन, यानी जो मिलता है, क्या मिलता है, जो आपने वर्क किया है उसके बदले में आपको जो मिलेगा मेहनताने के रूप में, वो आपका पारिश्रमिक कहा जाता है। क्षतिपूर्ति, अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब के दौरान आपको कुछ हो गया, किसी भी प्रकार की आपके साथ में कोई इवेंट अगर हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, जिससे आपको कोई नुकसान हुआ है, तो नुकसान की जो पूर्ति है वो संस्थान करती है। ये है पारिश्रमिक या क्षतिपूर्ति। अगला है इसमें अनुरक्षण, अनुरक्षण जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस, रखरखाव। जो भी काम आप कर रहे हो, जिन मशीनों से कर रहे हो, जिनको आप उपयोग में ले रहे हो, टूल्स हैं आपके, या जो भी आप कहाँ पे कहीं पे कुछ भी करने जा रहे हैं, तो इसमें जो ऑपरेशन है, चाहे सिस्टम का ऑपरेशन हो चाहे खुद का ऑपरेशन हो, आपको वो लगातार करते रहना है, उसका रखरखाव करते रहना है, मेंटेनेंस उसको बराबर क्लियर चलता रहना है, तो उसको बोलते हैं अनुरक्षण। जरूरी है क्योंकि बिना ऑपरेशन के जो कार्य है वो लगातार क्या होते हैं, निर्बाध रूप से संचालित नहीं होते, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाती है। मान लीजिए कि मशीन का मेंटेनेंस आपने लगातार जो अंतराल उसमें नहीं किया, तो मशीन जो है वो बाद में काम करना बंद कर देगी, तो आपके जो वर्क है वो पूरे नहीं होंगे, आपका टारगेट पूरा नहीं होगा, आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि आपको जो काम दिए जाए वो सही ढंग से पूरे हो, इसके लिए मेंटेनेंस जरूरी है। अगला बिंदु आता है अपना अनुशासन। पॉइंट नंबर मैं मिस कर चुका हूँ, आप डिसिप्लिन, अनुशासन। देखिए बिना अनुशासन के कोई भी संस्था अपना जो लक्ष्य है वो हासिल नहीं कर सकती, इसलिए अनुशासन जरूरी है, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, किसी भी संगठन में हो, किसी भी इंसान का हो या उसके द्वारा की किसी भी क्रिया का हो। इसलिए डिसिप्लिन इज द मस्ट नेसेसरी फंक्शन इन द प्रोफेशनल फंक्शंस। अगला पॉइंट है श्रम संबंध, लेबर रिलेशन।
लेबर रिलेशंस, श्रम संबंध का मतलब है श्रमिकों के संबंध। आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप अकेले काम कर रहे हैं, आपके साथ जो और बहुत सारे इंसान काम कर रहे हैं, तो श्रमिक के रूप में वहाँ कार्यरत है। तो आपका और उनका जो कोऑर्डिनेशन है, सामंजस्य, तालमेल है, वो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अकेला इंसान जो होता है वो पूरी फैक्ट्री का प्रोडक्शन तय नहीं कर पाता, ना ही वो पूरा अकेला जो होता है वो पूरी फैक्ट्री का प्रोडक्शन कर लेता है। इसलिए आपस में तालमेल अगर अच्छा होगा तो काम अच्छा होगा, स्टैंडर्ड पूरा हो जाएगा, आपका एक्चुअल मिल जाएगा आपको, आपके टारगेट्स पूरे होंगे, आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा, आपकी सेल बढ़ेगी, संस्था को प्रॉफिट होगा, आपको फायदा होगा। जरूरी है कि श्रम संबंध अच्छे हों। अगला पॉइंट है सेवी वर्गीय सोच। सेवी वर्गीय सोच, पर्सनल रिसर्च। पर्सनल रिसर्च का मतलब है, जैसे पहले बताया था, एक तो था एचआरएम, एक था पर्सनल मैनेजमेंट। तो जो सेवी वर्गीय जो विभाग है उसमें निरंतर विभाग को रिसर्च होते रहना चाहिए कि आज आपने जो कुछ गलत किया है कल आपको वो दोबारा पुनरावृत्ति में नहीं है। इसलिए आप उस पुनरावृत्ति से बचने के लिए, आप उस कमी से बचने के लिए अपने आप को आपको लगातार अंतराल में आपको वहाँ पे R&D करते रहना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहना है। अगला पॉइंट है संगठन विकास। संगठन विकास, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, यानी जब आपने R&D कर दिया, आपका अनुशासन सही है, आपके उपलब्ध जो सारे काम जो भी बनना है सेकंड पार्ट में वो अगर आपने सही से निष्पादित कर लिए हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट है उसको होने से कोई नहीं रोक सकता। अपने आप आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो आगे से आगे ग्रोथ करता रहेगा और आपके इंस्टीट्यूशन का हमेशा विकास होता रहेगा। अगला पॉइंट है अभिलेख रखना। अभिलेख रखना, टू कीप रिकॉर्ड। टू कीप रिकॉर्ड का मतलब है आपको विभिन्न प्रकार के जो अपने काम किए हैं उनको आपको रिटर्न में लिखना है। क्योंकि कोई भी इंसान जो होता है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक मेमोरी में जो ट्रांजेक्शन है वो फीड नहीं रख सकता। सबकी जो मेमोरी होती है वो किसी नहीं होती, हो सकता है संस्थान में काम करने वाले कुछ व्यक्ति ऐसे हो जिनकी मेमोरी शॉर्ट मेमोरी हो तो वो उसको फीडिंग कर पाए, लेकिन सारे जैसे नहीं होते। और ऐसे भी लंबी अवधि तक आपको अगर फीडिंग करनी है तो अपने माइंड में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि मानव स्वभाव है इसके अंदर में बहुत सारे डाटा पहले से फीड होते हैं, तो उसको फीडिंग में लेना अपने आप में मुश्किल सा काम है, नामुमकिन तो नहीं कहूँगा, लेकिन नामुमकिन तो कुछ नहीं है। अगर आपने प्रयास किया है बार बार तो हो सकता है कोई दिन सफलता अवश्य मिले। इसलिए आपको जरूरी है कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसको रिटर्न में करें और उसका रिकॉर्ड है वो मेंटेन करें। अगला बिंदु है जो लास्ट बिंदु है इस हेडिंग का, जनसंपर्क, पब्लिक कॉन्टेक्ट, आम जनता से संपर्क। क्योंकि संस्थान जो होता है वो ऐसा नहीं है कि उसका जो इंटरनल जो एटमोसफेयर है, आंतरिक जो वातावरण उसी से संचालित होता है। संस्थान में जो बाहर का जो वातावरण को बहुत हद तक उसको ग्रो करने में मदद करता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो भी कुछ बना रहे हो, आपका जब सर्वे होना है, मार्केट में जाएगी वैसे भी कोई प्रोडक्ट है सर्विस है, तो जब तक वो मार्केट में सही ढंग से नहीं जा रही है, बिक नहीं रही है, तो आपका जो सारा मेहनत है वो बिल्कुल बेकार है। इसलिए जनसंपर्क करना जरूरी है ताकि जो चीज़ आप बना रहे हो नई पुरानी जो भी हो, या जो भी पुराने में आप R&D करके उसको अपडेट करके नया तरीके से नए वर्जन में ला के दे रहे हो या नया आप कुछ भी लॉन्च कर रहे हो या नई कोई भी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, तो आपको जनसंपर्क करना जरूरी है। क्योंकि बिना जनसंपर्क के आपका जो प्रोडक्ट है सर्विस है वो आपके गोदाम में पड़ा रह जाएगा, सेल नहीं होगा, तो प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। इसलिए जरूरी है कि जनसंपर्क नितांत आवश्यक है। ये थे HRM के कार्य या HRM का क्षेत्र, एरियाज या फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगला जो पॉइंट है अपना, अगला जो हेडिंग है सॉरी,
ऑब्जेक्टिव SRM के उद्देश्य। HRM के उद्देश्य देखिए, ऐसे तो जो मेनली है HRM का जो प्रमुख उद्देश्य क्या है कि जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे आप सुयोग्य कर्मचारी या सुयोग्य जो अधिकारी या किसी भी लेवल का कोई भी जो अपने एम्प्लॉय आपको लेना है, किसी पर्सन की आपको रिक्रूट करनी है, वो सुयोग्य होना चाहिए, सुशिक्षित होना चाहिए, आपके लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आप जैसा चाह रहे हो वैसा होना चाहिए। तो ऐसे इंसानों की जो आपूर्ति है उसको सुनिश्चित किया जाना, यही HRM का प्रमुख उद्देश्य है, यानी कि मेन ऑब्जेक्ट है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप सुयोग्य कर्मचारी, अच्छा कर्मचारी, अच्छी कार्यदशा वाला, अच्छी क्वालिफिकेशन वाला, अच्छा काम करने वाला इंसान अपने यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो आपके जो पहले से जो विद्यमान कर्मचारी हैं उनके बीच में जो आपका सोशलिज्म जो होगा, जैसे समाजीकरण होगा या अनुकूलन होगा, वो अच्छा होगा, पारस्परिक हितों में वृद्धि होगी, संस्था ग्रो करेगी, संस्था की गुडविल बढ़ेगी, आपकी भी गुडविल बढ़ेगी, आपके काम करने का ढंग है उसमें और ज़्यादा निखार आएगा, वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो जरूरी है कि आप ये सब काम करें। ये मेन ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, संस्था का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? संस्था में सुयोग्य कर्मचारियों व अधिकारियों की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाना, HRM का मेन ऑब्जेक्ट। अब इसको पॉइंट वाइज पढ़ लेते हैं। पहला बिंदु है HRM की भर्ती चुनाव। एक बार मैं पॉइंट पर डिस्प्ले कर देता हूँ, चलो साथ में कर देते हैं। HRM की भर्ती या चुनाव, सबसे पहला काम तो आप नया भी कोई भी रिक्रूटमेंट लेंगे तो उसकी भर्ती निकालेंगे और उसका सिलेक्शन करेंगे जो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा बिंदु है कर्मचारी संगठित करना। कर्मचारी संगठित करना, इसका मतलब है उन्हें कार्यभार शब्द का मतलब उनको पोस्ट दे देना, जिस पोस्ट के लायक आपने उनको समझा है या जिस पोस्ट पे आपने उनकी नियुक्ति की है वो पोस्ट आप उनको दे देंगे, ताकि अगला अपने पद पे जाके अपना कार्यभार संभाले और अपने दायित्वों का निर्वहन करें। तीसरा बिंदु है न्यायपूर्ण पारिश्रमिक विधियों का विकास। न्यायपूर्ण पारिश्रमिक विधियों का विकास, इसका मतलब है कि आपको जो भी मिलना है, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसके एवज में आपको जो रेमुनरेशन मिलना है या जो सैलरी मिलनी है या जो वेजेस मिलना है वो जस्टिफाई वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई एट आवर्स कोई दूसरा आदमी काम कर रहा है उसको आप दे रहे हो 500 रुपये पर डे, दूसरा आदमी जो 8 आवर्स काम कर रहा है उसको दे रहे हो आप 400 रुपये पर डे, तीसरा कर रहा है उसको दे रहे हो 300 रुपये पर डे, तो वो आपकी जस्टिफाई वाली बातें नहीं होगी। आप न्याय नहीं कर रहे हो कि एक इंसान को आप 300 दे रहे हो, किसी को 500 दे रहे हो, किसी को 400 दे रहे हो। सबका जो वेतन है उनके वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग सबका समान होना चाहिए। अगला बिंदु है प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रशिक्षण कार्यक्रम का मतलब है कि नित्य अंतराल में आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करनी पड़ेगी, ताकि जो अनट्रेंड एम्प्लॉय है उनको आसानी से ट्रेन किया जा सके और संस्था के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। अगला बिंदु है उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता में वृद्धि का मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज,
इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, मतलब जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो लगातार आप मेंशन करते रहेंगे, उसमें क्वालिटी में कोई प्रकार की आप समझौता नहीं करेंगे, उसमें प्रोडक्टिविटी को आप लगातार बढ़ाते रहेंगे, ऊपर वृद्धि करते रहेंगे। अगला बिंदु है उपयुक्त कार्य वातावरण। उपयुक्त कार्य वातावरण का निर्माण। उपयुक्त कार्य वातावरण के निर्माण का मतलब है कि जो संस्था में जो आदमी काम कर रहे हैं उसको वर्किंग जो कंडीशंस है वो उसके अनुसार सुटेबल कराया जाए, जो उसको अच्छी लगे। क्योंकि मान लीजिए कि बहुत हाई लेवल वाले टेम्परेचर के तापमान पे अगर कोई भट्टी पे काम कर रहा है, कोई किचन पे काम कर रहा है, लेबर वर्क जो भी कर रहा है या और भी जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो वहाँ की जो वर्किंग कंडीशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि कर्मचारी को बहुत ज़्यादा हाई जो टेम्परेचर वाली जो गर्मी है वो सहन ना करनी पड़े। एक तो वो जो भट्टी है वो बहुत ज़्यादा हाई डिग्री सेल्सियस तापमान पे गर्म रहती है। अगर संस्थान ने वहाँ पे मान लीजिए कि उचित पंखे वगैरह या कूलर वगैरह जो भी है वो नहीं लगा रखे हैं जिनसे उसको ठंडक का एहसास होता हो थोड़ा बहुत, हालांकि वहाँ पे ऐसा नहीं एहसास है कि ठंडक जैसा कुछ होता है, लेकिन उसको एक वर्किंग कंडीशन मिल जाती है कि भाई हाँ फैन या कूलर लगा रखे हैं तो कुछ तो राहत मिल रही है। अदरवाइज इतनी हाई टेम्परेचर पे काम करना अपने आप में मुश्किल सही होता है, इसलिए जरूरी है कि आप उचित कार्य वातावरण उपलब्ध करवाएं। अगला बिंदु है उचित क्षतिपूर्ति। उचित क्षतिपूर्ति का मतलब है अगर आप किसी कर्मचारी को किसी कारणवश अपनी संस्था से अलग कर रहे हैं तो आप जाते हुए कर्मचारी को उसका जो कंपनसेशन है वो पूरा देंगे, हानि की जो पूर्ति है वो आप करेंगे, ताकि कर्मचारी जो बाहर जाके आपकी संस्था की जो ख्याति है उसको खराब ना करे और आपको आपके यहाँ पे काम नहीं करने के बावजूद भी आपकी संस्था का अगर कहीं बाहर जाए तो वो अच्छे तरीके से या अच्छे वे में नाम दे कि भी मैं पहले जिस संस्था में काम करता था वो काफ़ी अच्छी थी, वर्कर्स को सपोर्ट करती थी, अच्छा माहौल था, अच्छा वहाँ पे वेतन मिलता था, अच्छी मजदूरी मिलती थी। ये सब आपकी संस्था के लिए भी जरूरी है, आपकी संस्था के फायदे के लिए है, इसलिए जरूरी है कि आप उचित क्षतिपूर्ति प्रदान करें। अगला बिंदु है परिवेदना निवारण। परिवेदना निवारण का मतलब होता है संस्था में आदमी काम करता है तो हो सकता है कि कभी न कभी किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हो जाए, विवाद हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी भी कर्मचारी को ये लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है तो उसकी जो न्याय की जो व्यवस्था है, उसका जो विवाद किसी के साथ में हुआ है उस विवाद का जो निपटारा है या उसको कोई भी कष्ट क्षतिपूर्ति हुई है उस परियोजना का जो निवारण है उसके लिए उचित व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। अगला बिंदु है जो इसी से रिलेटेड है औद्योगिक विवाद निवारण व्यवस्था। ये बता दिया मैंने, एक दूसरे से कनेक्टेड पॉइंट है, यानी डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया तो उसको उठाया जाए और फिर जो भी आप चाहते हैं जिस प्रकार से आपका भला होना है या संस्था का भला होना है, जो तालमेल वाला जो रास्ता है वो बना के चल रहे हैं, सामंजस्य बनाना है, तो दोनों जरूरी है। एक में है औद्योगिक विवादों का निपटारा करवाना है, एक परिवेदना निवारण करवाना है। अगला बिंदु है पारस्परिक सम्मान या सहानुभूति की भावना का विकास। इसका मतलब है कि आपस में जो आपके रिलेशंस हैं, आप
कहीं पे भी वर्क कर रहे हो, आपका जो उच्च अधिकारी है, आपके समकक्ष अधिकारी है, आपका जो निम्न का अधिकारी, आपके सभी के साथ में जो रिलेशन है वो अच्छे होने चाहिए। वर्किंग रिलेशन आपके सभी के साथ में जो वर्किंग रिलेशन है वो अच्छे होने चाहिए। आपसी सम्मान के प्रति सहानुभूति की भावना का आपके अंदर पूर्ण रूप से संचार होना चाहिए। अगला बिंदु है मानसिक और सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि। मानसिक सामाजिक आवश्यकता की संतुष्टि। इसका अगला लिख देता हूं, प्रबंध में भागीदारी। और अंतिम बिंदु है रोजगार के समान अवसर उपलब्ध करवाना। देखिए, जैसा कि पिछले मैंने यहाँ तक बता दिया था, पॉइंट नंबर 10 तक अवेलेबल लिखा है मानसिक सामाजिक आवश्यकता की संतुष्टि। मतलब कोई इंसान जो काम कर रहा है उसको जरूरी है कि उसका जो खुद का जो सेल्फ जो है, उसकी जो सेल्फ फीलिंग है वो संतुष्ट होनी चाहिए कि मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ संस्था अच्छी है, मेरे को अच्छा वेतन मिल रहा है, मेरे साथ में वो अच्छा व्यवहार करते हैं। तो मानसिक कसाई को खुद की संतुष्टि, अगर दिमाग किसी व्यक्ति का संतुष्ट नहीं होगा, उसमें अलग अलग तरह के विचार आते रहेंगे, असमानता वाली बातें होती रहेंगी, उसको लगेगा कि नहीं यहाँ पे समाज व्यवहार नहीं हो रहा है, पक्षपात वाला वातावरण है, तो वो कभी अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाएगा। और सामाजिक आवश्यकता, अगर आपकी साइको ठीक है, काम अच्छा कर पा रहे हैं आप, बिल्कुल संतुष्टि है मन में, तो आप बिल्कुल निर्वाह करते सामाजिक आवश्यकता, जिसके लिए एक बिजनेसमैन जो होता है अपने संस्थान में कोई ना कोई कुछ ना कुछ समाज के लिए बनाता है, या समाज को सेवाएं उपलब्ध करवाता है। ऐसा तो है नहीं कि वो अकेला स्वयं के लिए सारे काम करेगा। तो सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि अपने आप में हो जाती है, इसके लिए जरूरी है। अगला बिंदु लिखा है प्रबंधन में भागीदारी। अगर आप किसी काम करने वाले कर्मचारी को ये कहते हैं कि भाई अगर आप अच्छा वर्क कर रहे हैं लगातार, तो उसको एप्रिशिएट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए अगर आपने ये बोला कि भाई आपको 1% मैनेजमेंट में हिस्सा मिलेगा, आई मीन कि जैसे 20,000 रुपये आपकी सैलरी है वो तो है ही, उसके अलावा अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आप कंपनी को जितना प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का 1% हिस्सा है वो आपको भी दिया जाएगा। तो कर्मचारी और अच्छे ढंग से काम करने का प्रयास करेंगे, संस्था ग्रो करेगी। अन्य रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो इंसान किसी को अपने आप अपॉइंट कर रहे हैं, एक तरीके से रोजगारी मिल रहा है उनको, और फिर वो अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो संस्था अगर ग्रो करेगी और ज़्यादा बढ़ेगी, तो संस्था में बहुत व्यक्तियों की रिक्रूटमेंट होगी, और ज़्यादा व्यक्तियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, और ज़्यादा व्यक्तियों की जीवन आजीविका चल पाएगी, और उनका जो खुद का जो मानसिक और सामाजिक स्तर है वो ऊपर होगा, संस्था का जो लेवल है वो ऊपर होगा, संस्था अच्छी सेल करेगी, अच्छा व्यापार करेगी, अच्छा आउटपुट होगा, अच्छा टर्नओवर होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा। तो सभी के सभी एचआरएम के द्वारा संभव है, अगर सही मायने में सही ढंग से एचआरएम किया जाए। ये थी आज के दो टॉपिक जो मैंने आपको अभी पूरे वीडियो में बताए हैं। एचआरएम का क्षेत्रीय कार्य और दूसरा टॉपिक बताया था एचआरएम के उद्देश्य। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।